फ्रेंड्स, फंडामेंटल बेसिस पर अगर देखें तो HDFC बैंक अगले साल यानी कि अप्रैल महीने से पहले पहले 2300 रुपये के हाई लगा देगा, ऐसा मेरा क्लियरली मानना है। और जब आज 2:30 बजे के आसपास HDFC बैंक के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए, तब हमने अनुमान से कम चौथे क्वार्टर के रिजल्ट HDFC बैंक के इस तरह का वीडियो भी बनाया था। और फ्रेंड, अब बात करते हैं कि HDFC बैंक में इतने बड़े टारगेट मुझे क्यों दिखाई दे रहे, तो इस बार रिजल्ट क्यों खराब रहा। सबसे पहली बात तो वो, और रहस्य भी उसमें ही छुपा हुआ है। तो इस बार रिजल्ट इस वजह से सबको खराब लग रहा है कि जो प्रोविज़न 3100 करोड़ से 4500 करोड़ का अनुमान था कि यानी इसके बीच में प्रोविज़न बन सकता है, तो उसके सामने 4693 करोड़ प्रोविज़न बना है। आप यहाँ देख सकते हो, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5550 करोड़ के आसपास का अनुमान था और वहाँ पर ही आया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न क्यों बनाना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो बैंक डिपॉजिटर के पैसे लोन में देती है और जब ये लोन आना रुक जाता है तो उसके सामने बैंक को प्रोविज़न बनाना पड़ता है। और इस बार फ्रेंड्स लोन क्यों नहीं आई, सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ लोन थी वो वापस नहीं आ पाई। तो इसी वजह से बैंकों को प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल कर प्रोविज़न बनाना पड़ा ताकि वो डिपॉजिटर के पैसे वापस कर सके। तो फ्रेंड्स, ऐसा हर बार तो होने वाला नहीं है और इस बार बहुत ही बड़ी साइज का प्रोविज़न बना है। और फ्रेंड, आप इसके अलावा देख सकते हो इस बार पूरे साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57,361 करोड़ रहा, जिसमें से प्रोविज़न के तौर पर बैंक को 15,702 करोड़ यानी कि 25% से भी ज़्यादा रकम तो इसने प्रॉफिट में से निकाल कर प्रोविज़न बनाने में डाल दी। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगले आने वाले साल में तो इतने प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं रहने वाली। और फ्रेंड, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कि बैंक की प्रोविज़न हिस्ट्री क्या है, यानी कि हर साल कितना प्रोविज़न बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, 18-19 में 7,500 करोड़ के आसपास का प्रोविज़न था और 17-18 में 6,000 करोड़ के आसपास का प्रोविज़न था और 16-17 में 3,500 करोड़ के आसपास का प्रोविज़न था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोविज़न बनाना पड़ा और इसी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, जो कि अगले साल नहीं होने वाला। यानी कि इस बार लोन डूब गए वो तो कोरोना वायरस की वजह से थे, अगले साल तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इसी वजह से लगता है कि फ्रेंड्स अगले साल HDFC बैंक का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसी वजह से शेयर में मुझे बहुत बड़ी अपसाइड भी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हो पिछले दिसंबर क्वार्टर में 8,825 करोड़ ग्रोस NPA था, वो बढ़कर 15,086 करोड़ रहा, जो कि पिछले दिसंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो कोर्ट ने मोरेटोरियम की वजह से जो NPA ना डिक्लेयर करने को बोला था वो इस बार सभी बैंक डिक्लेयर करने वाले। फ्रेंड, ये जो NPA का फिगर है 15,086 करोड़, वो तो हमें दिसंबर क्वार्टर में भी पता था कि इसका NPA मार्च क्वार्टर में इतना ही आने वाला है, क्योंकि तब बैंक सभी बता रहे थे कि अगर मोरेटोरियम नहीं होता तो हमारा NPA इतना होता। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता था, बड़े एनालिसिस को भी पता था और इसी वजह से मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। और फ्रेंड्स, रही बात रिजल्ट की, तो शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर पर चलता है। ये आप सभी ने सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट हमेशा अगले आने वाले इवेंट यानी कि 4, 6, 8 महीने बाद जो होने वाला है उसका रिएक्शन अभी से देने लगते। तो ये रिजल्ट कब का है, तो आज फ्रेंड मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 17 अप्रैल है और ये रिजल्ट तो मार्च तक का है, यानी कि पास्ट का रिजल्ट है। तो शेयर आज हम लेते हैं वो तो हम फ्यूचर में बेचने वाले, तो हमें फ्यूचर में कंपनी की हालत कैसी होगी वो देखने। तो फ्रेंड, फ्यूचर में जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इस बार जो प्रोविज़न बनाने के लिए पैसा निकलना पड़ा वो नहीं निकलना पड़ेगा और इसी वजह से बहुत बड़ा प्रॉफिट में जंप देखने वाला है। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, इस बार 15 रुपये के आसपास एक क्वार्टर की EPS है, यानी कि 60 रुपये हम पूरे साल की EPS गिन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल ये EPS 80 रुपये तक तो आराम से जानी ही जानी चाहिए, ऐसा मेरा क्लियरली मानना है। क्योंकि एक तो इस बार जो लोन बांटे उसका इंटरेस्ट आएगा और इसके अलावा अगले साल जो और लोन बांटेंगे उसका भी इंटरेस्ट आएगा और ये प्रोविज़न जो ज़्यादा बनाया था वो बनाना नहीं है। तो इसी वजह से भी प्रॉफिट में हमें
अच्छे फिगर देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस साल 80 रुपये के आसपास EPS आने वाली है 21-22 की। तो फ्रेंड्स ये शेयर हमेशा 28 से 34 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा है। और इतना प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो इसका डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बैंक है कि अभी जो 21-22 चल रहा है वहाँ पर हमें शानदार ग्रोथ की उम्मीद है। और 22-23 में भी ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला है, और 23-24 में भी ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला है। यानी कि ये लगातार ग्रोथ करता ही रहता है, और इसी वजह से इसको हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है। तो फ्रेंड्स 80 रुपये की इस साल की EPS रहेगी, और उस पर अगर हम 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगा दे तो 2400 रुपये तक के इस साल के शेयर के टारगेट फंडामेंटल बेसिस पर निकल कर आते हैं। जो कि फ्रेंड इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगले आने वाले अप्रैल महीने से पहले पहले इस शेयर में 2300 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो और फ्रेंड जैसा कि अभी माना जा रहा है कि इस बार रिजल्ट बहुत ख़राब आए, तो फ्रेंड्स हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव शेयर खुले। हालांकि मुझे इस शेयर में इस रिजल्ट की वजह से कोई नेगेटिव उम्मीद ही नहीं है कि शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि मैं पास्ट का बिजनेस देखना नहीं पसंद करता। अभी किस तरह का बिजनेस चल रहा है वो देखना है, और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का बिजनेस चलने वाला है वो देखना है। रिजल्ट तो एक सिर्फ हिसाब किताब है कि कितना रहा, हम क्या सोच रहे थे उसके सामने कितना है, और वो भी पास्ट का था ना कि भविष्य का। तो फ्रेंड्स इस शेयर का प्राइस इतना बड़ा तो बढ़ ही नहीं गया कि रिजल्ट की वजह से इस शेयर में डाउनफॉल देखने को मिले। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अब यहाँ से आगे की इस बिजनेस की पिक्चर बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से अगर कोई इस स्टॉक को लेना चाहता है तो डेफिनेटली इसी करंट लेवल पर भी ले सकते हैं, और अगर यहाँ से गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं।